आखिर इंदिरा गांधी को अपनी ही कांग्रेस पार्टी से बाहर क्यों निकाला गया? कैसे कांग्रेस पार्टी के दो नेताओं ने खिलौने वाली बंदूक से प्लेन हाईजैक कर ली? इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी कैसे बनी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं बात बाजार। बात बाजार में आज बात होगी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। वही इंदिरा गांधी जिन्हें पहले गूंगी गुड़िया कहा गया और बाद में आयरन लेडी। तारीख थी 19 नवंबर 1917। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इंदिरा गांधी का जन्म होता है। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। वो बचपन से ही देश की आज़ादी के आंदोलन में जुट गई। इंदिरा गांधी ने बाल चरखा संघ और वानर सेना का निर्माण किया। इंदिरा ने देश विदेश के कई सारे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद साल 1942 में उनकी शादी होती है फिरोज गांधी से। हालांकि इस शादी से पंडित नेहरू बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि फिरोज जो थे वो दूसरे धर्म से थे। बहुत से लोग कहते हैं वो पारसी थे, बहुत से लोग कहते हैं वो मुस्लिम थे। हालांकि इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। तो गांधी जी ने फिरोज को अपना सरनेम दे दिया गांधी और फिरोज गांधी बन गए और इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी हो गई 1942 में। इसके बाद इंदिरा जी के दो बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। 1947 में देश आज़ाद हुआ। इसके बाद पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी नेहरू जी के सानिध्य में देश के काम में लग गई। 1955 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय चुनाव समिति ज्वाइन की और वो संगठन के काम में लग गई। महज 4 साल बाद 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। हालांकि वो इस पद पर साल भर ही रह पाई और 1960 में उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब उनके पति फिरोज गांधी का निधन हो गया। हालांकि वो इस घटना से डगमगाई नहीं और अपने काम में लगी रही। महज 4 साल बाद इंदिरा गांधी को दूसरा बड़ा झटका लगा जब उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में और देश में ये विचार होने लगा कि अब नेहरू के बाद कौन। नेहरू जी के निधन के बाद गुलज़ारी लाल नंदा को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। गुलज़ारी लाल नंदा प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी में ये विचार चल रहा था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अलग अलग नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन शास्त्री जी का जब नाम आया तो सबकी दावेदारी धरी की धरी रह गई और शास्त्री जी 1964 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्हीं की कैबिनेट में इंदिरा गांधी मंत्री बनी थी। जनवरी 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है। हालांकि ये आज भी विवाद का विषय बना हुआ है कि उनका देहांत कैसे हुआ, लेकिन उनके देहांत के बाद फिर एक बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलज़ारी लाल नंदा। अब देश में फिर एक बार विचार चलने लगा कि शास्त्री के बाद कौन। 64 में नेहरू के बाद कौन और 66 में शास्त्री के बाद कौन। कांग्रेस पार्टी में उस समय एक अनाधिकारिक गुट था जिसे सिंडिकेट कहते थे। सिंडिकेट नेताओं का कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से दबदबा माना जाता था। इस गुट में ज़्यादातर नेता गैर हिंदी भाषी राज्यों से आते थे, जिसमें के कामराज, निजलंगप्पा और नीलम संजीवा रेड्डी जैसे नेता शामिल थे। जिस किसी को गद्दी चाहिए थी उसे सिंडिकेट नेताओं का समर्थन होना जरूरी था, क्योंकि सिंडिकेट नेताओं का कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से कब्जा था। इंदिरा गांधी की भी इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की। के कामराज, जो कि कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनको भी स्वाभाविक उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। इधर गुलज़ारी लाल नंदा की भी इच्छा थी कि कम से कम अगले चुनाव तक प्रधानमंत्री रहा जाए। और एक और जो उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे वो थे मोरारजी देसाई। अब इसमें 4 लोग थे। इंदिरा गांधी, जो शास्त्री जी की कैबिनेट में मंत्री थी। दूसरे गुलज़ारी लाल नंदा, जिनको शास्त्री जी के निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तीसरे थे के कामराज, जो कि कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और सिंडिकेट गुट के नेता थे। और चौथे थे मोरारजी देसाई। अब इसमें 2 लोग का नाम तो कट गया। एक तो गुलज़ारी लाल नंदा का, क्योंकि उनमें
प्रधानमंत्री बनने की योग्यता भी नहीं थी और उनकी उतनी स्वीकार्यता भी नहीं थी। दूसरा नाम कटा के कामराज का। के कामराज सरकार में रहने से ज़्यादा संगठन में रहना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। अब मुकाबला सीधे सीधे दो लोगों के बीच में आ गया, एक तो इंदिरा गांधी और दूसरे मोरारजी देसाई। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे द्वारिका प्रसाद मिश्रा। डीपी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे और उनको राजनीति का उस समय चाणक्य भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने एक बार डीपी मिश्रा के सामने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी जब वो शास्त्री जी की कैबिनेट में मंत्री थी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने डीपी मिश्रा को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, वो इसमें कामयाब भी रही और द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का समर्थन इंदिरा गांधी के लिए जुटाना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी को अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए थी तो सिंडिकेट नेताओं का समर्थन होना जरूरी था। द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने के कामराज से बात की, जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। के कामराज इंदिरा गांधी के नाम पर राजी हो गए। इंदिरा गांधी के नाम पर राजी होने का कारण यह था कि इंदिरा गांधी की छवि उस समय गूंगी गुड़िया वाली थी। उनको लोग गूंगी गुड़िया कहते थे क्योंकि वो उस समय शांत रहती थी, इतना ज़्यादा बोलती नहीं थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सोचा कि अगर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो ये हमारे कंट्रोल में रह सकेंगी, ये पार्टी के कंट्रोल में रहेंगी और जैसा हम कहेंगे वैसा ही ये करेंगी। इसके उलट मोरारजी देसाई का स्वभाव अलग था। अगर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता तो वो किसी की नहीं सुनते, पार्टी के कंट्रोल में नहीं रहते। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो सिंडिकेट गुट था उसने ये सोचा कि इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री के लिए चुना जाए। 19 जनवरी 1966 को कांग्रेस पार्टी में इसके लिए वोटिंग होती है। इंदिरा गांधी को 355 वोट मिले और मोरारजी देसाई को महज 169 वोट। अब इसके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई और लगभग साल भर बाद जनवरी 1966 में वो देश की प्रधानमंत्री बनी थी और फरवरी 1967 में देश में लोकसभा के चुनाव होने थे। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance इस साल भर के दौरान सिंडिकेट नेताओं को ये समझ में आ गया कि हमने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुनकर बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि उन्होंने ये सोचकर इंदिरा गांधी को चुना था कि इंदिरा गांधी हमारे कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इंदिरा गांधी अपनी समाजवादी विचारधारा पर आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो सिंडिकेट गुट के नेता थे उनकी विचारधारा रूढ़िवादी थी। इसलिए इंदिरा और सिंडिकेट गुट के नेताओं की दूरियां बढ़ने लग गई और मोरारजी देसाई और सिंडिकेट के नेता करीब आने लग गए। फरवरी 1967 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अब तक का अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी महज 283 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन सिंडिकेट नेताओं के दबाव में आकर इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई को सरकार में शामिल करना पड़ा। मोरारजी देसाई उस सरकार में डिप्टी पीएम बने और वित्त मंत्री बने। अब इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की सोची। इन 2 साल के बीच में 1967 में और 1969 के बीच में इंदिरा गांधी की और सिंडिकेट नेताओं की, या सीधे सीधे कहिए इंदिरा गांधी की और कांग्रेस पार्टी के संगठन की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ने लग गई। 1969 में जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार किया तो इसको लेकर जब उन्होंने मोरारजी देसाई से बातचीत की, क्योंकि वो उस समय वित्त मंत्री थे, तो मोरारजी देसाई ने इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी, उन्होंने मोरारजी देसाई की वित्त मंत्री के पद से छुट्टी कर दी। मोरारजी देसाई को लगा कि मेरा अपमान हुआ है और उन्होंने उसके बाद 16 जुलाई 1969 को अपने डिप्टी पीएम के पद से भी इस्तीफा दे दिया। महज 3 दिन बाद इंदिरा गांधी ने 16 जुलाई 1969 को सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मतलब ये था कि उस समय तक देश के जो बैंक थे वो केवल बड़े बड़े शहरों तक सीमित थे और बैंकों की बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साठगांठ थी। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों की सेवाएं देश के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा दी और अब देश के बैंकों की सेवाएं गरीब लोगों को, आम लोगों को मिलने लग गई। उनके इस फैसले से सिंडिकेट नेताओं में और इंदिरा गांधी में और ज़्यादा नाराज़गी बढ़ने लग गई। ये नाराज़गी तब खुल के सामने आई जब देश में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए। 1969 में ही राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से सिंडिकेट नेता नीलम संजीवा रेड्डी को आधिकारिक उम्मीदवार बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी को उनकी उम्मीदवारी पसंद नहीं आई
तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया और लोगों से अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करने की अपील की। जब नतीजे सामने आए तो इंदिरा गांधी के समर्थन वाले वीवी गिरी चुनाव जीत गए और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी वो चुनाव हार गए। इसके बाद सिंडिकेट नेताओं को ये बिल्कुल नागवार गुजरा और नवंबर 1969 में उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से अनुशासनहीनता के चलते कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा। इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब ये कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे कल को जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी को बीजेपी से बाहर निकाल दें। हालांकि ऐसा हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपना ही एक अलग गुट या कह लीजिए अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस आर, जिसको इंडिकेट नाम से जानने लगे लोग, और दूसरी तरफ थी सिंडिकेट गुट जिसे कांग्रेस ओ कहा जाने लगा। इसके बाद आया साल 1971 का लोकसभा चुनाव। 1969 में इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर चुकी थी और 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिसके चलते देश के आम तबके में इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। 1971 के चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो इंदिरा गांधी ने 350 सीटों के साथ वापसी की और फिर एक बार देश की प्रधानमंत्री बन गई। अब इंदिरा गांधी को किसी सिंडिकेट गुट की चिंता थी नहीं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी थी कांग्रेस आर। अब इसके बाद इंदिरा गांधी ने धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू किए। सबसे पहले दिसंबर 1971 में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है बांग्लादेश के मुद्दे पर, और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ गया और इसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दिसंबर में ही 1971 में ही इंदिरा गांधी ने देश से प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दिया। दरअसल जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में बहुत सारी रियासतें थीं और उनको भारत में एक करने के लिए भारत सरकार को उनकी बहुत सारी मांगें मांगनी पड़ी, जिनमें से एक था प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स का मतलब ये था कि देश का एक बहुत बड़ा पैसे का हिस्सा, देश में बहुत ज़्यादा जो टैक्स आता है, टैक्स पेयर का पैसा, वो इन राजाओं महाराजाओं को जिनकी रियासतें थी उनको प्रीवी पर्स के तौर पर दी जाएगी। इसी को प्रीवी पर्स कहते थे। देश का बहुत ज़्यादा पैसा प्रीवी पर्स देने में खर्च हो रहा था। इंदिरा गांधी ने एक झटके में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी देश के आम तबके में और ज़्यादा लोकप्रिय होती चली गई। ये सिलसिला यही नहीं रुका। अब आया साल 1974। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। राजस्थान के पोखरण में ये परीक्षण गोपनीय तरीके से किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बिल्कुल परवान चढ़ने लग गई। लेकिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। दरअसल इंदिरा गांधी 1971 का लोकसभा चुनाव रायबरेली की सीट से लड़ी थी। उनके सामने उम्मीदवार थे राजनारायण। इंदिरा गांधी 1971 का लोकसभा चुनाव रायबरेली से जीत गई, लेकिन उनके ऊपर राजनारायण ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। इसके बाद ये जो केस है ये लगभग 4 साल अदालत में चला। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में हारा हुआ घोषित किया जाता है और वो अगले 6 साल तक यानी 1981 तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं, लेकिन बतौर सांसद संसद में वोट नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्होंने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने का फैसला किया। Indira Gandhi imposed emergency in India. It lasted for 21 months. The emergency was one of the darkest periods in post-independent Indian history. आपातकाल लगाने के बाद देश में एक एक करके सभी विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी होना शुरू हो गया। इसके बाद तानाशाही का पूरी तरह से देश में बोलबाला चल रहा था। सरकार ने प्रेस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। मार्च 1977 में आखिरकार आपातकाल हटाया गया और लोकसभा के चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी के पुराने विरोधी मोरारजी देसाई ये चुनाव जीत गए और इंदिरा गांधी इस चुनाव में हार गई। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। 1977 से 1980 तक इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं थी। इस बीच इंदिरा गांधी की 2 बार गिरफ्तारी होती है। सबसे पहले 1977 में। 1977 में इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अगले ही दिन जब कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि इसको लेकर ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और इंदिरा गांधी को गिरफ्तारी के अगले ही दिन उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन मोरारजी देसाई का गुस्सा अभी इंदिरा गांधी पर यही शांत नहीं हुआ था। दिसंबर 1978 में इंदिरा गांधी को संसद की अवमानना के चलते फिर एक बार गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बार एक रोचक चीज़ हो गई।
इंदिरा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया जिस दिन, उसी दिन कांग्रेस पार्टी के दो नेताओं ने, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने, एक प्लेन को हाईजैक कर लिया। वो दोनों नेता खिलौने वाली बंदूक लेकर प्लेन में घुसे थे। वो पायलट के पास गए और उन्होंने प्लेन में ये घोषणा कर दी कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और अब ये दिल्ली की बजाय वाराणसी लैंड करेगा। उन दोनों की ये मांग थी कि इंदिरा गांधी को रिहा किया जाए। आखिरकार वो प्लेन वाराणसी लैंड हुआ और उन दोनों की मांग मान ली गई। इंदिरा गांधी को रिहा कर दिया गया। हालांकि ये एक हफ्ते की जो गिरफ्तारी थी वो इंदिरा गांधी के लिए वरदान साबित हुई। देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो नाराजगी थी वो अब उनकी लोकप्रियता में तब्दील हो चुकी थी। 1980 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ 350 से ज़्यादा सीटों के साथ देश में वापसी की। इंदिरा गांधी 1980 में फिर एक बार देश की प्रधानमंत्री बनी। इस बार देश के सामने खालिस्तान एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा था। साल था 1984 का। सिखों का जो बहुत पवित्र स्थान माना जाता है स्वर्ण मंदिर, उसमें खालिस्तानी जनरल सिंह भिंडरावाले का और उसके साथियों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। इसको खाली कराने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के आदेश दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में चलाया गया, जिसके तहत सेना ने टैंक लेकर और हथियार लेकर सेना स्वर्ण मंदिर में घुसी और 10 दिन तक चले इस ऑपरेशन में जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके कई सारे साथी मारे गए और स्वर्ण मंदिर में सेना का पूरी तरह से कब्जा हो गया। हालांकि स्वर्ण मंदिर में जो कुछ भी हुआ, हथियार लेकर सेना घुस गई और उसके पहले खालिस्तानियों का कब्जा था, इसको लेकर सिखों में इंदिरा गांधी को लेकर खासी नाराज़गी हो गई। सिख समुदाय इंदिरा गांधी के खिलाफ चला गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को ही इंदिरा गांधी के दो अंगरक्षकों ने, जो दोनों सिख थे, उन दोनों ने गोली मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और देश की आयरन लेडी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का अध्याय 31 अक्टूबर 1984 को समाप्त हो गया। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर किसी ऐसे मुद्दे के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।